तो दोस्तों यहाँ पे कवर पेज पे हमें गारो का सीन दिखाया जाता है, लेकिन ये जो लाइंस लिखे हुए हैं ये गारो के लिए नहीं है, आप समझ जाएंगे किसके लिए है। सबसे ताकतवर की दिल की धड़कनें और तेज धड़कती है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वगनमा और चाइल्ड एम्परर होते हैं और इनको एकदम से कुछ हो जाता है, इनकी नाक से खून निकलने लग जाता है और ये नीचे गिर जाते हैं। इधर सेकिंगर और ज़ॉम्बी मैन भाई इन दोनों को संभालते हैं और पूछते हैं भाई वगनमा और चाइल्ड एम्परर क्या हो गया तुमको। इधर ज़ॉम्बी मैन देखते हैं कि भाई चाइल्ड एम्परर के बाल टूट के गिरने लगे हैं। तो यार इसके पीछे भी यहाँ पे एक रीजन है और ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे सामने गारो होता है और गारो के सामने सिल्वर फैंग होता है। सिल्वर फैंग मन में कहता है कि गारो के अंदर से मेरे को महसूस हो रहा है कि एक नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, एक ऐसी ताकत जो कि गारो नहीं है, कुछ और बुरा है। तो यहाँ पे सिल्वर फैंग यही कहता है कि जैसा मैंने सोचा था तो तुम्हें इसका मतलब कंट्रोल तो किया ही जा रहा है, तो वापस करो गारो को, कौन हो तुम। तो यहाँ पे गारो कहता है कि देखो मैंने तुम्हें खुद कहा है कि ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। तभी इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक ब्लैक होल खुलता है जिसमें से ब्लास्ट आ जाता है और वो कहता है कि जैसा सिल्वर फैंग ने कहा वो बिल्कुल सही है। तो गारो कहता है अब तुम कौन हो। तो ब्लास्ट कहता है कि मैं ब्लास्ट हूँ और हम ये इंट्रोडक्शन बाद में कर लेंगे, तुम्हें गॉड कंट्रोल कर रहा है। तो सिल्वर फैंग कहता है कि ये बोल क्या रहे हो तुम। तो गारो कहता है कि गॉड। ब्लास्ट कहता है कि क्यों, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये जो इतनी खतरनाक ताकत आ गई है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हें मिली है ये ताकत, ये कहां से आई है। जब तक तुम इस प्लेनेट पे कोई भी अटैक करते हो उस हर अटैक से हर जीवित प्राणी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारा मेन गोल था वो कुछ ऐसा ही था, ये सब कुछ जो हो रहा है अभी। तो गारो यही कहता है कि देखो देखो इस बकबक करने वाले को पता नहीं कहां से आ गया, और फिर चाहे तुम सही भी बोल रहे हो तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ। ब्लास्ट कहता है कि अगर तुम इस सिचुएशन की रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे अभी के लिए तो मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए किसी और डायमेंशन में लेके चलूंगा। तुम एक बार अपने आसपास देखो, इंसान तुम्हारी कॉस्मिक रेडिएशन को झेल ही नहीं पा रहे जो तुम्हारे अंदर से निकल रही है। जब वो सब के सब लोग मेरी तरह इस कॉस्मिक रेडिएशन को झेल ही नहीं सकते तो यहाँ पे रहने का फायदा क्या होगा। वो सब के सब तुम्हारे उनके पास जाते ही मर जाएंगे। यहाँ पे ब्लास्ट मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि अभी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है, मतलब ऐसा हो सकता है कि गॉड की ताकत को झेलने के बाद भी इसका अभी भी अपने माइंड पे थोड़ा बहुत कंट्रोल है। ये कैसी म्यूटेशन हुई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये पूरी तरह से गॉड के कंट्रोल में आ जाता तब कितना ताकतवर होता है ये। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि अगर मैं इससे ठीक से बात करूंगा तो शायद ये मेरे साथ चलने के लिए मान जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो आज इतनी तगड़ी लेवल की बैटल होने वाली है दो ऐसे जीवों के बीच में जो कि पूरे कॉस्मोस को हिला के रख देगी और फैसला करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। तो यहाँ पे गारो हंसता है डिवाइन पावर इतनी भी बुरी नहीं है। मतलब सोचो ना कितना कमाल है, जहां भी मैं जाऊंगा वहां पे मौत आएगी और सबके सब लोग मारे जाएंगे। यही तो मैं चाहता था कि लोग मुझसे डरे, अब तो मैं डर की निशानी ही बन चुका हूँ। यहाँ पे सिल्वर फैंग कहता है कि देखो बेवकूफी मत करो। गारो कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये इंसानियत किस तरीके से बदलेगी जब वो अपने सामने अपने डर को देखेंगे, एब्सोल्यूट ईवल को, जो कि मैं हूँ। मैं ही हूँ वो दर्दनाक भविष्य, डिजास्टर लेवल गॉड। तो यहाँ पे भाई सिल्वर फैंग आगे बढ़ता है और वो कहता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो ब्लास्ट कहता है कि रुक जाओ सिल्वर फैंग, अगर तुम थोड़ा भी करीब गए तो तुम मारे जाओगे। तो सिल्वर फैंग कहता है तो क्या हुआ, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सबसे पहले मुझे ही मारना पड़ेगा। यहाँ पे गारो यही कहता है कि एब्सोल्यूट ईवल को हर कोई समझे ये जरूरी नहीं है, जो भी उसके आसपास होंगे वो हमेशा दर्द में रहेंगे। इस बूढ़े आदमी को यही के यही खत्म कर देना चाहिए, जिसके बाद मैं टारियो को कभी नहीं देख पाऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये करना जरूरी है, इसमें उसका भी फायदा होगा। या दूसरी ओर में दिखाया जाता है कि मनाको भाग रही होती है और वो कहती है अब मेरा समय आ चुका है, मैं भागती हूँ यहाँ से। भाई उसकी भी वाट लग चुकी होती है, उसकी आंखों में से खून निकल रहा होता है। वो जब गिरती है तो उसके सामने यहाँ पे टारियो भी पड़ा होता है। तो बेसिकली यार गारो के अंदर से इधर कॉस्मिक रेडिएशन निकल रही है और रेडिएशन कोई यार मजाक नहीं है, उससे बॉडी पे बहुत बुरा फर्क पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में वगनमा और चाइल्ड एम्पायर की बैंड बज गई थी और उनके बाल टूटने लगे थे। और यार अगर ये चीज समझना चाहते हो तो आप चेर्नोबिल की सीरीज देखना, 5 एपिसोड है, काफी अच्छी सीरीज है और उसमें रेडिएशन से रिलेटेड बहुत चीजें अगर आप देखना चाहो तो ये बाल टूटना और बेहोश वगैरह होना ये सारी की सारी रेडिएशन की निशानी है। जब ये लोग बात कर रहे होते तभी भाई बीच में से जेनोस आता है अपने थ्रस्टर ऑन करके और वो कहता है साइड हो जाओ। यहाँ पे वो ब्लास्ट और बैंक के बीच में से निकलता है और गारो के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है कि तुम ही एक अकेले हीरो नहीं हो जिसको रेडिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि आप जानते हैं रोबोट्स के ऊपर रेडिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है और इस अटैक से भाई गारो को कोई फर्क नहीं पड़ा होता। और वो कहता है डीमन साहब कितना हीरो बनती वाला काम किया है तुमने। ओ अच्छा अब समझ आ गया मुझे, उस गंजे का लेवल इतना तो हाई था कि उसने तुम जैसे क्लासेस हीरो को अपना शिष्य बना रखा था। वाह कोई मजाक नहीं था वो, इसका मतलब अब समझ आ रहा है मेरे को सब कुछ। इधर भाई ब्लास्ट तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए और वो अपना डायमेंशन कैनन गारो की ओर फेंकता है और गारो आसानी से उछल के उसके अटैक से बच जाता है। और वो कहता है क्या बात है, फोर्स ट्रांसफर, कितना घटिया अटैक है। यहाँ पे जब गारो उछला होता है तो भाई ब्लास्ट उसके ऊपर एक पोर्टल ले आता है जिससे कि गारो फिर से नीचे आ जाता है और उसके नीचे आते यहाँ पे ब्लास्ट उसके मुंह पे भाई ग्रेविटी नकल नाम का अटैक करता है और
और उसको ऊपर उड़ा देता है। वो फिर से उसके पोर्टल में जाता है और फिर से साइड से निकलता है और भाई ऐसे अपने पोर्टल्स का इस्तेमाल कर करके भाई गारो कहीं से कहीं जा रहा होता है और ब्लास्ट उसे बहुत देर तक भाई अपने ग्रेविटी नकल के मुक्के मारता है और थोड़ी देर बाद वो उसको दो पोर्टल्स के बीच में बंद कर देता है और वही रोक देता है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे पोर्टल बंद होने के बाद वहां से कुछ चिंगारी सी आती है, जिसके बाद भाई गारो आसानी से उस पोर्टल से अपने आप बाहर निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि भाई उसने ब्लास्ट की टेक्निक भी कॉपी कर ली होती है, वो ग्रेविटी नकल वाली। और वो कहता है कि अब मुझे समझ आ चुका है कि ये सब काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे भाई गारो अपना खुद का ही अटैक बनाता है, न्यूक्लियर फिजन और ग्रेविटी नकल को मिक्स कर देता है और ब्लास्ट के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे भाई ब्लास्ट भी उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है और भाई इधर तो धमाके धमाके होने लग जाते हैं न्यूक्लियर फिजन के। और सोचो भाई यहाँ पे कितनी खतरनाक लड़ाई चल रही है भाई, न्यूक्लियर रेडिएशन की तो बाहर आ गई होगी इधर, और जो लोग कोई जिंदा देखने के लिए बचे होंगे ना वो भी नहीं बचेंगे अब तो। ब्लास्ट वन में कहता है कि अब तो सारे के सारे गेट्स टूटने वाले हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी है यहाँ पे, अगर ये थोड़ी देर और चला तो इस पूरे ग्रह की बैंड बच के रह जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लोगों को बाहर निकालना होगा। गारो कहता है कि अच्छा वैसे तुम क्लास एस के रैंक 1 के हीरो, ये भी कोई मजाक नहीं है, लेकिन अभी के लिए मेरा तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो गंजा, मुझे अच्छे से पता है वो अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था। अगर मैं उसकी ही टेक्निक्स को कॉपी करता रहूंगा तो मैं इतना ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा कि मैं उससे भी जीत जाऊंगा और फिर मुझे कोई नहीं हरा सकता। और उसकी पूरी ताकत को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। यहाँ पे भाई वो जेनोस को उठा के अपना हाथ रेडी कर लेते उसके ऊपर अटैक करने के लिए और सिलोफैंग चिल्लाता है कि नहीं ऐसा मत करना, और जेनोस कहता है मास्टर। यहाँ पे वो पूरा मास्टर भी नहीं बोल पाता, इतने में भाई गारो जेनोस के कोर पे अटैक कर देता है। है यहाँ पे भाई साइटामा पहली बार इतना ज्यादा शॉक हो चुका होता है, उसकी पूरी बॉडी पे यहाँ पे खून तो नहीं कह सकती क्योंकि यार जेनोस के अंदर खून कैसे होगा, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ऑयल ही होगा। और गारो कहता है कि क्यों जरा लेट नहीं हो गए तुम? तो ब्लास्ट कहता है ये तो वही बंदा है जो पहले था, देखो उसके पास मत आना, तुम्हारे ऊपर खतरा है। और भाई इस अटैक के बाद यहाँ पे सिलोफैंग भी बेहोश हो चुका होता है क्योंकि इसमें से फिर से रेडिएशन निकली होगी इस अटैक के बाद। और गारो कहता है ये लो शायद ये तुम्हारे दोस्त का है। यहाँ पे भाई वो कोर साइटामा को फेंक के देता है और साइटामा अपने हाथ में उसके कोर को देखता है। वो देखता है कि यहाँ पे जेनोस की बॉडी नीचे पड़ी हुई है और उसकी वाट लग चुकी है और साइटामा कहता है कि जेनोस। उसे याद आता है वो पहले का समय यार, जैसे कि आपको याद होगा जब जेनोस और साइटामा दोनों भाग के जा रहे होते हैं, जब वो जंगलों में से जा रहे होते हैं और जेनोस ने उस समय साइटामा से यही पूछा होता है कि वैसे देखा जाए तो आप ऐसे भाग के जाते हैं मास्टर, लेकिन फिर भी आप समय पे पहुंच जाते हैं, मेरे ख्याल से एक हीरो को ऐसा ही होना चाहिए। तो साइटामा कहते हैं ना मैं ज्यादातर तो लेट ही पहुंचता हूँ। तो यहाँ पे यार साइटामा को अब रियलाइज होता है कि वो हमेशा यार जगहों पे लेट पहुंचता है और ये बात तो यार हम भी एग्री करते हैं सच में कि यार लेट ही पहुंचते हैं। ऊपर से यार आज मेरे को कमेंट आया था एक बंदा मेरे से कह रहा था कि यार साइटामा को लेट पहुंचने की आदत है और अनएक्सप्लेन को भाई लेट वीडियोस डालने की आदत है। यार ऐसा है नहीं यार, मैं जल्दी वीडियोस डालने की कोशिश करता हूँ वैसे। तो साइटामा अपने आप से यही पूछते हैं कि क्या सच में मैं एक हीरो बनने के लायक हूँ? इन सब लोगों को देख के ऐसा लगता तो नहीं है। और यहाँ पे यार फाइनली अब साइटामा सीरियस हो जाता है और वो कहता है किलर मूव सीरियस सीरीज, और भाई यहाँ पे वो गारो के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है सीरियस पंच। और भाई यहाँ पे गारो भी अपने आप को रेडी कर लेता है, मोड साइटामा ले आता है वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस मोड से भाई साइटामा का भी मुकाबला कर पाएगा क्योंकि भाई साइटामा के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है और वो भी अब यहाँ पे भले सीरियस पंच करता तो है। और ये अटैक देख के भाई ब्लास्ट की तो फट जाते हैं और कहते हैं ये एनर्जी, ये क्या भैया क्या चल रहा है पृथ्वी पे, ये बुरा है, इस अटैक के बाद तो पूरी पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो हमें कवर पेज पे बताया जाता है कि एक दूसरे के खिलाफ दो ताकतवर मुक्के। तो जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट चैप्टर में भाई साइटामा गारो के ऊपर अपना सीरियस पंच अटैक करता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ब्लास्ट यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म टाइप बना लेते हैं जिसकी मदद से वो इनको बहुत ऊपर ले आते हैं पृथ्वी से, और यहाँ पे साइटामा और गारो दोनों के सीरियस पंच मिलते हैं और इधर बहुत तगड़ा एक्सप्लोजन होता है अर्थ के ऊपर ही। भले ही ब्लास्ट उनको ऊपर ले आया होता है लेकिन तब भी ये इम्पैक्ट काफी ज्यादा खतरनाक होता है और ब्लास्ट मन में यही कहता है कि ये गेट इतनी एनर्जी झेल नहीं पाएगा, मैं इनको ज्यादा ऊपर नहीं ला पाया, इससे काफी खतरा हो सकता है। लेकिन फिर चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को इनको संभालना ही पड़ेगा, कम से कम मेरे को इनकी ताकत को पृथ्वी से कहीं दूर भेजना पड़ेगा। तभी यहाँ पे भाई बोरोस का भाई यानी कि मैं क्या ही बोलूं यार इसको, अब है ना ब्लास्ट की टीम यहाँ पे आ जाती है और ये लोग कहते हैं हाँ, मुझे लगता है कि हमने पृथ्वी को हल्के में ले लिया, क्यों है ना। ये लोग यही कहते हैं कि मतलब सोचने वाली बात है कि ब्लास्ट तुम्हारे अलावा एक और ऐसा हीरो है जो कि डिवाइन पावर का सामना कर सकता है, ये है कौन? तो ब्लास्ट कहते हैं क्या बात है तुम लोग यहाँ पे आ गए। तो ये लोग यहाँ पे भाई ब्लास्ट की मदद करने के लिए आ जाते हैं और ये जो पूरी की पूरी एनर्जी होती है, जो एक्सप्लोजन होता है, ये लोग इसको भाई बंद करना शुरू कर देते हैं और अर्थ से काफी ज्यादा दूर भेज देते हैं। यहाँ पे भाई हमें मून का भी सीन दिखाया जाता है और आपको पता होना चाहिए कि यार हमेशा हमें मून की सिर्फ एक ही साइड दिखती है, पीछे वाली साइड हमें पृथ्वी पे कभी भी दिखाई नहीं दी है। तो यहाँ पे हमें पीछे से दिखाया जाता है कि इधर गॉड की कमर दिख रही होती है भाई
भाई। और ये लोग यही सोचते हैं कि अब उन दोनों का क्या हुआ होगा, ये इस पृथ्वी से दूर चले गए हैं, है कि नहीं। अब क्योंकि इनकी ताकत इतनी ज्यादा थी इस वजह से ये पृथ्वी से बहुत दूर चले गए होंगे। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गारो और साइटामा एक प्लेनेट पे आके क्रैश करते हैं और हमें यहाँ पे साइटामा का फिर से वही सीन दिखाया जाता है जब गारो उसे देख के कहता है कि ये बंदा तो एक पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ये लोग जुपिटर के एक मून आयो पे पहुंच चुके होते हैं और साइटामा सोचते हैं कि हम आ किधर गए हैं, ये हुआ क्या अभी के अभी। तो गारो मन में कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या वो उसके पीछे जुपिटर है। तो साइटामा कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले आ ही चुका हूँ, डेजा वो हो रहा है मुझे, लेकिन अच्छी बात है अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ उस बंदे के खिलाफ जो कि हर अटैक के बाद खड़ा हो जाता है। यहाँ पे गारो मन में कहता है ये बंदा, इसको यार एक खरोच तक नहीं आई, इंसान है भी है या नहीं। साइटामा कहता है कि आखिरकार मैंने हमेशा से जिसकी ख्वाहिश रखी थी वो चीज आज मुझे मिल चुकी है। तो यार ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि यार साइटामा अपनी ताकत से काफी ज्यादा बोर हो चुका था और उसको अपना कोई कंपटीटर नहीं मिल रहा था, लेकिन अब फाइनली गारो ऐसा बंदा है जो कि उसके सीरियस पंच को भी झेल चुका है और फिर भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे वो साइटामा का ट्रू कॉम्पिटिटर है। लेकिन ये सब देख के भी साइटामा को बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं हो रही होती और ना ही खुशी हो रही होती है क्योंकि उसके हाथ में जेनोस का कोर होता है। यहाँ पे वो जेनोस के कोर को अपने कॉस्ट्यूम में रखने की सोचता है, लेकिन उसके दिमाग में आता है कि अगर उसकी कॉस्ट्यूम फट गई तो ये कोर भी कहीं गिर जाएगा, तो इसलिए वो इस कोर को अपने ही हाथ में पकड़ के रखेगा बिल्कुल टाइटली। तो गारो कहते हैं गंजे अब क्या करोगे, देखो हम जुपिटर के एक मून पे आ चुके हैं, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ लेकिन हमें वापस जाने का कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। तो साइटामा कहते हैं बकवास बंद करो, ये मैं तब सोचूंगा जब मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, तो आने दो, मेरा एक ही हाथ तुम्हारे लिए काफी है। तो गारो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो भाई गारो ने तो यहाँ पे ब्लास्ट की सारी टेक्निक कॉपी कर ली होती है और वो यहाँ पे साइटामा के नीचे एक प्लेटफॉर्म टाइप बना देता है और वो कहता है कि बाद में मिलते हैं लेकिन साइटामा भाई उस प्लेटफॉर्म को लात मार के उड़ा देता है और वो प्लेटफॉर्म जाके गारो के मुंह पे गिरता है और वो आते साथ भाई गारो के मुंह पे एक तगड़ा पंच देके मारता है जिससे कि भाई गारो उड़ता हुआ जा रहा होता है। यहाँ पे गारो अपने आगे एक पोर्टल बना लेता है जिसके बाद वो साइटामा के पीछे से आता है, लेकिन भाई साइटामा उस पोर्टल को उठाकर साइड में कर देता है जिससे कि गारो ऊपर चला जाता है और साइटामा उसी समय भाई उसके मुंह पे एक और मुक्का देके मारता है। साइटामा कहता है ये बचकानी हरकतें छोड़ो और अपने मुक्कों का इस्तेमाल करके मुझसे लड़ो, समझे, क्या इसी को कहते हो तुम अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स। हाँ, तो गारो यहाँ पे नीचे पड़ा होता है और वो कहते हैं क्या हद है, ये बंदा हाइपर स्पेस गेट्स को भी पकड़ सकता है। गारो कहते हैं किन ट्रिक्स की बात कर रहे हो तुम, मैंने अनगिनत स्कूल्स की टेक्निक्स और स्टाइल्स को एब्सॉर्ब कर लिया है और ये सारी की सारी टेक्निक्स मेरे मुक्कों में है। यहाँ पे भाई गारो बहुत सारे पोर्टल्स खोल देते हैं जिससे कि वो बहुत तेजी से साइटामा के आसपास इधर अलग अलग पोर्टल्स में से निकल रहा होता है और वो फिर अपने अलग अलग अटैक्स करना शुरू करता है। रॉरिंग ऑरा स्काई रिपिंग, वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट, एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज, वर्ल्ड विंड आयरन कटिंग, न्यूक्लियर फिजन, ग्रेविटी नगल और इससे भाई यहाँ पे बड़े तगड़े तगड़े एक्सप्लोजन होते हैं। यहाँ पे भाई धूम मच जाती है और गारो कहता है कि मैं हर डायरेक्शन से अलग अलग तरीके के काफी खतरनाक अटैक्स इस बंदे के ऊपर कर सकता हूँ अपने फिस्ट से, और टाइम की तो मेरे लिए वैल्यू ही नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल स्लो चलता है, मैं उससे काफी ज्यादा तेज हूँ। हाँ, ये चीजें करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो चुका है, मैं आसानी से ये चीजें कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई साइटामा की कॉस्ट्यूम तो फट चुकी होती है लेकिन वो नीचे आता है और अपनी उंगलियों को जमीन में घुसेड़ता है और कहता है किलर मूव सीरियस सीरीज। और भाई यहाँ पे भाई मैं क्या बोलूं, जमीन की बाढ़ आने लग जाती है और ये पूरा सरफेस ऊपर उखड़ने लग जाता है और ये बेसिकली साइटामा का सीरियस टेबल फ्लिप होता है। यहाँ पे भाई वो टेबल फ्लिप नहीं कुछ और ही होता है और गारो की इसको देख के तो ऐसी तैसी हो जाती है और ये टेबल फ्लिप की ऐसी तैसी पूरा प्लेनेट भाई उखड़ने लग जाता है और पूरे प्लेनेट का सर्फेस भाई हवा में तैरने लग जाता है। गारो भी भाई हवा में आ जाता है और वो कहता है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कि जमीन कहाँ पे आसमान किधर है, और साइटामा इधर इन चट्टानों के ऊपर कूदता कूदता भाई बहुत फास्ट ट्रैवल करना शुरू कर देता है और अपना किलर मूव सीरियस सीरीज ओमनी डायरेक्शनल सीरियस पंच लेके आता है जिससे कि भाई वो अपनी काफी सारी आफ्टर इमेजेस बना लेता है और गारो के ऊपर 69 तरफ से हमला करता है। गारो कहते हैं क्या आफ्टर इमेजेस, वो यहाँ पे अपने आप को एक पोर्टल के अंदर डालने की सोचता है लेकिन हमें दिखाया जाता है कि भाई साइटामा उस पोर्टल के अंदर से भी आ जाता है और उसको बड़ा तगड़ा पंच देके मारता है। यहाँ पे भाई गारो बड़ी चट्टानों में से टूटता इधर उधर जाता है और साइटामा उसे कंटिन्यूअसली काफी सारे पंचेस मारते हैं जिससे कि गारो इधर बहुत चक्कर लगा देता है इन चट्टानों के अंदर और भाई पूरी लाइट रेस बन जाती है जैसे पहले बन रही थी। यहाँ पे गारो एक चट्टान पे आके रुकता है और वो कहता है रुको एक सेकंड रुक जाओ, ये छल क्या रहा है, ये बंदा बस अपनी कमाल की फिजिकल स्ट्रेंथ का दिखावा कर रहा है और इतनी सारी आफ्टर इमेजेस बना रहा है, वो इन पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा है ऐसा करने के लिए, तो बस मुझे करना यह है कि मेरे को इन सब पत्थरों के सबसे ऊपर जाना है। अगर मैं इन पत्थरों के झुंड से ऊपर निकल जाऊंगा तो उस बंदे के पास यहाँ पे हिलने डुलने की जगह ही नहीं बचेगी और वो
सिर्फ मेरे को नीचे और सामने से ही अटैक कर पाएगा। तो चलो फिर ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे जब गारो ऊपर जाता है तो भाई वो जमीन में जाकर ठुक जाता है और वो कहते क्या जमीन यहाँ पे कैसे आ गई। तो वो यही सोचता है कि भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा जमीन कहाँ पे है, आसमान कहाँ पे है। ये बिल्कुल ऐसे हो चुका है कि जैसे एक कीड़े को डब्बे में बंद कर देते हैं, इधर उधर हिलाता रहता है एक बच्चा और उस कीड़े की ऐसी तैसी हो जाती है, उसे समझ नहीं आता भाई ग्रेविटी का काम कर रही है, जमीन कहाँ पे है, आसमान कहाँ पे है, खिलौना बना के रख दिया है मेरे को। तो यहाँ पे भाई गारो उठता है, इतने में भाई साइटामा फिर से आके उसके मुंह पे सीरियस पंच देके मारता है और गारो कहते हैं हद से ज्यादा ताकतवर, इतना ज्यादा ताकतवर, अगर ऐसा है तो ठीक है फिर मुझे इसकी अनलिमिटेड ताकत को भी कॉपी करना पड़ेगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। और यहाँ पे फिर से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर भाई मुक्का देके मारते हैं। दोस्तों आपको याद ही होगा कि पिछले चैप्टर में हमें दिखाया गया था कि जब गारो के ऊपर साइटामा अटैक करता है तो उसके एक हाथ में यहाँ पे जेनोस का कोर होता है। और आपको ये चीज यहाँ पे समझनी होगी कि इस पूरे चैप्टर में जो हमें 167 चैप्टर में जितने भी फाइट सीन्स दिखाए गए हैं उसमें साइटामा के एक हाथ में जेनोस का कोर था। यानी कि जब साइटामा इधर गारो के ऊपर अटैक करता है तो वो एक ही हाथ से यहाँ पे पंच मारता है गारो के ऊपर, जिसके बाद ब्लास्ट इन दोनों को यहाँ पे अर्थ के काफी ऊपर ले आता है और उसके बाद इन दोनों के पंच से जो यहाँ पे एनर्जी इकट्ठा होती है तो तुम समझ सकते हो यहाँ पे जो साइटामा का पंच था वो यहाँ पे स्क्वायर हो चुका है। यानी कि जो साइटामा के सिंगल पंच से पावर निकलने वाली थी वो यहाँ पे डबल हो चुकी होती है, जिससे यहाँ पे जो एक्सप्लोजन हुआ होता है वो तो यार हद से ज्यादा खतरनाक होता ही है। और यहाँ पे इस एक्सप्लोजन की जो पूरा इफेक्ट होता है वो आया भी नहीं होता है, इतने में ब्लास्ट की टीम आके यहाँ पे साइटामा और गारो को कहीं और ही भेज देती है। अब तुम यहाँ पे यार समझने की कोशिश करो कि इतनी ज्यादा खतरनाक चीज हुई है यहाँ पे कि इधर आपको इस पेज पे यहाँ पे तारों के बीच में एक ब्लैक सा होल दिख रहा होगा। ये कोई ब्लैक होल वगैरह नहीं है, बल्कि यहाँ पे गारो और साइटामा की एनर्जी की वजह से जो ताकत क्रिएट हुई थी उसकी वजह से यहाँ पे पता नहीं करोड़ों तारे खत्म हो चुके हैं यार। ये जो गड्ढा बना है ये कोई गड्ढा नहीं है, बेसिकली यहाँ पे इनकी जो बीम थी पावर की वो इतनी दूर तक गई है कि लाखों करोड़ों तारे यहाँ पे नष्ट हो चुके हैं और खत्म हो चुके हैं। और ये तो तब है भाई जब ब्लास्ट और उसकी टीम ने यहाँ पे इनको कहीं और भेज दिया था। अब सोचो यहाँ पे अगर ब्लास्ट नहीं होता तो तकरीबन पूरा यूनिवर्स भी इससे खत्म हो सकता था। तुम इस चीज को हल्के में मत लो, क्योंकि यहाँ पे जो हमें तारे दिखाई दे रहे हैं यार ये बहुत दूर से इनकी लाइट आ रही है और ऐसा नहीं है कि ये सारे तारे साथ साथ है। आपको पता होना चाहिए कि अर्थ पे भी जो हमें तारे दिखाई देते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं और उनकी लाइट को हम तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। तो यार इसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे चैनल पे भी एक बंदे ने कमेंट किया था, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। उसने भी यही बात बताई है कि यार साइटामा की ताकत वैसे इतने कम नहीं है और उसने यहाँ पे अपना पूरा पोटेंशियल का भी इस्तेमाल नहीं किया है। जब उसने गारो के ऊपर अटैक किया था और गारो ने भी सेम अटैक उसके ऊपर किया तब जाके ये शॉक वेव्स क्रिएट हुए जिससे कि इतने सारे तारे यहाँ पे नष्ट हो गए, वो भी थोड़ी सी ही देर में। तो इससे हमें पता चलता है कि यार साइटामा की ताकत कितनी ज्यादा ताकतवर है। ऑब्वियसली हम गारो का नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि गारो खुद यहाँ पे साइटामा को कॉपी कर रहा है, तो यहाँ पे डबल साइटामा हम इसको कह सकते हैं, डबल साइटामा मूव। और इसी वजह से यहाँ पे भाई इस पैनल के अंदर हमें एक ब्लैक जगह दिखाई गई थी क्योंकि इस जगह यहाँ पे जो भी तारे थे वो गायब हो चुके हैं। और मुझे नहीं पता यार वो नंबर कितना बड़ा होगा, बट इससे हमें साफ पता चल रहा है कि साइटामा कितना ज्यादा ताकतवर है। और पहले यहाँ पे काफी क्वेश्चन आया करते थे मेरे चैनल पे कि क्या साइटामा पृथ्वी को खत्म कर सकता है या फिर प्लैनेट्स को खत्म कर सकता है या मून को खत्म कर सकता है। तो यार इस चैप्टर में हमें सारे जवाब मिल चुके हैं कि यार सिर्फ प्लैनेट ही नहीं यार वो शायद सोलर सिस्टम या फिर पूरे यूनिवर्स को भी खत्म कर सकता है अगर एक प्रॉपर शॉक वेव वो दे पाए तो। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यार साइटामा अपनी कॉस्ट्यूम के अंदर जेनोस के कोर को रखने वाला होता है क्योंकि वो ये चाहता है कि यार वो जेनोस के कोर को संभाल के रखे जिससे कि आगे चल के वो जेनोस को किसी तरह जिंदा कर पाए, डॉक्टर कोसेनो की मदद से या फिर किसी भी तरह, बस जेनोस का कोर सही सलामत रहना चाहिए। क्योंकि उसको एक बात पता है कि जेनोस की जो मेमोरीज है और जो उसकी एनर्जी आती है उसकी बॉडी में वो उसके कोर से ही आती है, तो वो उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो जेनोस के किसी भी बॉडी पार्ट को ऐसे फेंकना नहीं चाहता, वो उसको संभाल के रखेगा, खास करके उसके कोर को। जिसके बाद वो यहाँ पे गारो के साथ जब लड़ना शुरू करता है तो वो अपने लेफ्ट हाथ में यहाँ पे जेनोस को कोर पकड़ के रखता है जिससे कि उसका कोर से दूर ना जाए। और अब तुम खुद सोचो यहाँ पे साइटामा ने हाइपर स्पेस गेट्स को पकड़ा था और इसके बाद गारो को पंचेस मारे थे बहुत सारे यहाँ पे, जबकि कई सारे पोर्टल्स बना के गारो साइटामा के ऊपर अटैक भी करने लगा था, लेकिन तब भी सिर्फ एक ही हाथ से साइटामा ने गारो के रोरिंग ऑरा, स्काई रिपिंग, वाटर स्ट्रीम, रॉक स्मैशिंग फिस्ट, एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज, व्हर्लविंड, आयरन कटिंग, ग्रेविटी नकल, न्यूक्लियर फिशन जैसे कई खतरनाक अटैक्स किए थे साइटामा के ऊपर, लेकिन सिर्फ एक हाथ से साइटामा ने उसके सारे अटैक्स का सामना किया
दिया था और अंत में आके उसने अपने एक ही हाथ से यहाँ पे सीरियस टेबल फ्लिप भी किया था, जिससे कि भाई सिर्फ एक ही हाथ के अंदर अंदर जुपिटर के मून आयो की पूरी सतह भाई आसमान में उड़ने लग गई थी और गारो की तो एक ही हाथ से यहाँ पे ऐसी तैसी भी हो गई थी। इसके बाद यहाँ पे अब उसने अपना किलर मूव सीरीज ओमनी डायरेक्शनल सीरीज पंच भी किया था, उसमें भी सिर्फ उसने अपना एक ही हाथ का इस्तेमाल किया था। तो यार आप समझ सकते हो कि अर्थ पे जब साइटामा गारो से लड़ने की कोशिश कर रहा था या फिर उसके मजे ले रहा था, तब वो पूरी तरह से सीरियस था भी नहीं, लेकिन अब शायद वो धीरे धीरे सीरियस हो रहा है। और अब भी हम यार साइटामा को सीरियस नहीं कह सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सिर्फ अपने एक हाथ से लड़ रहा है। सोचो अगर वो अपने दो हाथ से लड़े तो ये खेल कब का खत्म हो चुका होता। कवर पेज पे दिखाया जाता है गारो और साइटामा का पंच और अवेकनिंग ऑफ द गॉड्स यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गारो एक पोर्टल में से साइटामा के ऊपर पंच मारता है और साइटामा उसी पोर्टल में से गारो के मुंह पे पंच मारता है और उसको पीछे उड़ा देता है। गारो अपने पीछे एक पोर्टल ले आता है और साइटामा के पीछे से आता है और उसके ऊपर किक देके मारता है। इतने में साइटामा उसको फिर से एक पंच मार के उसी पोर्टल में वापस फेंक देता है। यहाँ पे भाई गारो इस बार जब दोबारा उसके आगे पोर्टल लेके आता है तो साइटामा इधर ऊपर एक चट्टान पे चला जाता है और चट्टान पे से कूद के गारो के ऊपर आके अटैक करता है और उसके सर पे देके भाई अपना एक चॉप मारता है हाथ से, जैसे कराटे टाइप में होता है। और गारो कहते हैं क्या अब तुम जानबूझ के मेरे मूव्स को कॉपी कर रहे हो? तो साइटामा कहते हैं दिक्कत क्या है, तुमने कहा था कि तुम मुझे तब तक कॉपी करोगे जब तक मैं सीरियस हूँ और उसके बाद मुझसे ही आगे निकल जाओगे, है कि नहीं? तो चलो फिर आगे बढ़ो और ट्राई करो, यही तो मकसद है ना तुम्हारा। यहाँ पे गारो कहता है यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं इसकी जितनी ताकत से ही इससे लड़ रहा हूँ, लेकिन जब भी ये अगला पंच मेरे ऊपर मारता है वो पिछले वाले से और भी ज्यादा ताकतवर होता है, मैं तो इसका सामना ही नहीं कर पा रहा। नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये बंदा मेरी धूल बना के रख देगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब साइटामा गारो के ऊपर एक के बाद एक पंच मार रहा होता है तो वो उसकी ताकत यहाँ पे बढ़ने लग जाती है। और हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया जाता है जिसमें साइटामा गारो से कई ज्यादा ऊपर निकल चुका होता है और इधर गारो बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है और वो कहता है भाई इस हिसाब से तो इसका एक पंच अब अगला ऐसा आने वाला है जिससे मेरी छुट्टी हो जाएगी, वो मार डालेगा मेरे को जान से। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि अभी भी साइटामा लगातार बढ़ता जा रहा था, उसका जो ग्रोथ रेट था उसके बारे में इससे पहले किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि उससे ताकतवर और कोई था भी नहीं, इसलिए उसकी ताकत का हमें कोई लेवल नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे एकदम से उसकी ताकत बढ़ने लग गई क्योंकि उसको फिर से अपने सामने एक कॉम्पिटिटर दिखाई दिया। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यार साइटामा हर एक विलन को या फिर मॉन्स्टर को एक पंच में खत्म कर देता है, क्योंकि उसके लिए काफी ज्यादा इजी हो चुका है और वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन चुका है, इसलिए उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा था, जिस वजह से वो उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पे गारो से लड़ने के बाद उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ने लग गई, पहले से भी ज्यादा बढ़ने लग गई और इस समय साइटामा की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है जितना आज तक किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। और अभी भी इस समय जो बंदा साइटामा की ग्रोथ को मेजर कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, वो भी अब पीछे छूटने लगा है और उसको भी दिखाई नहीं दे रहा कि भाई साइटामा कितना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे साइटामा कहता है अरे यार तुमने मेरा पूरा आउटफिट उड़ा दिया, अब मुझे यहाँ पे ठंड लगने लग गई है, क्या करके आ रहे हो तुम? यहाँ पे भाई गारो एक पोर्टल में से बाहर निकलता है और साइटामा के ऊपर पंच मारने वाला होता है, लेकिन साइटामा आराम से उसके पंच को रोक लेता है और उसके बाद यहाँ पे साइटामा मुंह खोलता है और हमें बताया जाता है कि अब इस समय कोई भी इस दुनिया में नहीं बचा है जो कि साइटामा की ताकत को मेजर कर पाए कि वो किस मुकाम पे पहुंच चुका है। और भाई यहाँ पे साइटामा को छींक आती है, वो कहता है आछू, और भाई इससे तो यहाँ पे जो मून होता है आयो उसका तो सरफेस उड़ी जाता है, साथ ही साथ वो छींक की जो बाहर होती है वो भाई जुपिटर पे जाके पड़ती है। और जुपिटर आपको पता होना चाहिए गैस जायंट है और ये प्लेनेट पूरा गैस से बना हुआ है, इस वजह से इस सीरियस स्नीज के बाद यहाँ पे जुपिटर की भाई ऐसी तैसी हो जाती है और ये दोनों भी भाई आयो से उड़ के दूर चले जाते हैं। और यहाँ पे गारो की तो फट जाती है और कहता है ये तो हद पार हो गई, क्या नरक से आया क्या ये मॉन्स्टर? भैया इस बंदे को देखो तो सही, किसी को डर नहीं लग रहा क्या? ऐसे खतरनाक जीव को पृथ्वी पे ऐसे खुला बिल्कुल नहीं घूमने देना चाहिए। लेकिन ये सेम चीज तो मेरे लिए भी है, मुझे कम समझ रहे हो क्या? रुको, वो तो सन है। और यहाँ पे भाई गारो फोकस करता है और उसको पता चल जाता है पृथ्वी की लोकेशन किधर है और उसे समझ आ जाता है कि उसको कहाँ पे जाना है। वो मन में यही कहता है कि अगर मुझे पृथ्वी हल्की सी भी दिखे तो मैं अपने आप को वहां पे टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और वैसे भी थोड़ा बहुत लक तो बाकी है अभी मेरे अंदर। चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे भाई गारो अपना ही एक सन टाइप बना देते हैं जिससे कि यहाँ पे काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है और वो साइटामा को चकमा देके आगे जाता है और एक पोर्टल बना लेता है। वो पोर्टल में से बाहर निकलता है और वो फाइनली यहाँ पे अर्थ के पास आ जाता है और वो काफी खुश होता है। वो कहता है वाह क्या बात है, मैं फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं वापस आ गया, ये मैं जीत गया आखिरकार। और तभी साइटामा पीछे से आ जाता है और वो कहता है वाओ ये तो काफी कमाल का मूव था तुम्हारा, मतलब रोशनी रोशनी कर दी तुमने हर जगह यार, ऐसा लग रहा है तुम खुद का सूरज बना रहे हो। यहाँ पे गारो साइटामा को देख के डर जाता है और कहता है क्या तुम कैसे आ गए इधर? मैंने तुम्हें किसी और डायरेक्शन में फेंका था, तुम मेरे पीछे कैसे आ गए? तो साइटामा यहाँ पे अपना पंच रेडी करता है और वो कहता है वो क्या है ना, मेरा पेट थोड़ा खराब है और यहाँ पे ठंड भी इतनी ज्यादा है, तो इसलिए काफी समय से मैंने अपने पेट के अंदर उसको रोक के रखा था और वो जो तुमने रोशनी से निकाली ना उसको देख के मैं शॉक हो गया और भाई मेरा सारा का सारा पाथ बाहर आ गया और उसी की फोर्स की मदद से मैं तुम्हारे पोर्टल में तुमसे पहले पहुंच गया। तो क्या कर लिया तुमने यहाँ आके? यहाँ पे भाई साइटामा गारो के मुंह पे एक पंच मारता है और उसको यहाँ पे जमीन पे लाकर ठोकता है और वो यही कहता है कि वाह
हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे आ गए, तो इसका मतलब तुम जान पूछ के यहाँ पे आए हो। हाँ, यहाँ पे साइटामा उठ जाता है और गारो कहता है क्या हो गया, मुझे मारने नहीं वाले तुम जान से? तो साइटामा कहता है यार जो तुम जैसे लोग हैं ना, जो फटाफट अपने कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज कर लेते हैं और अलग अलग रूप में आ जाते हैं, या फिर मैं बात करूँ अगर किंग की, तो तुम लोगों को देख के मेरे को लगता नहीं कि मैं हीरो बनने के लायक हूँ यार। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उस बच्चे की आखिरी रिक्वेस्ट ये थी कि मैं तुम्हें जान से न मारूं और बस तुम्हें रोकूं, तो ठीक है फिर। तो गारो यहाँ पे कहता है क्या आखिरी रिक्वेस्ट? वो देखता है कि टारियो पड़ा होता है और बेसिकली उसकी डेथ हो चुकी होती है रेडिएशन की वजह से, जिसे देख के यहाँ पे गारो काफी ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। साइटामा कहता है हे तुम वहां कहाँ जा रहे हो, वो बच्चा तो उधर पड़ा हुआ है। तो गारो यहाँ पे रोने लग जाता है और वो कहते हैं ये मेरी गलती है, मैं तुम्हारे ज्यादा ही करीब आ गया था, इसी वजह से ये सब हुआ है। यहाँ पे गारो भागता भागता नीचे गिर जाता है और वो बहुत उदास हो चुका होता है क्योंकि टारियो की इधर डेथ हो चुकी होती है, और गारो यही कहता है कि मैं ही हूँ वो खतरनाक भविष्य। तो साइटामा कहता है यार मतलब जब से तुम आसमान से नीचे गिरे हो ना, काफी अजीब बिहेव कर रहे हो तुम्हें पक्का यकीन है ना किसी सरफिरे ने तुम्हारा दिमाग तो नहीं घुमा दिया? तो गारो कहते हैं कि हाँ, अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ भी होगा तो वो भी इसलिए क्योंकि मेरी आत्मा काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। इस पे तो मुझे हंसी आ रही है, अगर मैं तुम्हें नहीं हरा सकता तो मैं एब्सोल्यूट ईवल कैसे बन सकता हूँ? और फिर मेरे सामने एक हीरो आता है जो कि मेरी बैंड बजा के रख देता है और सामने से आके मुझे कहता है कि भाई मैं हीरो बनने के लायक नहीं हूँ। मतलब यार कम से कम एक्टिंग ही कर लेती है बोलने की कि मैं एक हीरो हूँ। अगर तुम मुझे डायरेक्ट मार देते ना बिना किसी एक्सप्रेशन के, एकदम वो जो तुम मरी हुई मछली जैसा एक्सप्रेशन रखते हो अपना, उससे भी मेरे को काफी खुशी होती और ऐसा लगता कि मेरे साथ इंसाफ हुआ है और मैं एक ट्रू ईवल की तरह इस दुनिया को छोड़ के जाता। लेकिन नहीं, तुमने ऐसा भी नहीं किया और अब इस दुनिया को बदल के जिस इंसान को मैं बचाना चाहता था आज वो ही मेरी वजह से। तो यहाँ पे बेसिकली गारो को काफी बुरा लग रहा होता है टारियो के लिए, और साइटामा यही कहता है कि क्या तुम उसकी जान बचाना चाहते थे? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम उसके साथ इसलिए घूमते हो जिससे कि वो तुम्हें किसी दिन बचा ले और तुम उसका इस्तेमाल करके बच के निकल पाओ। तो गारो कहते क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम्हें क्या पता इन सब चीजों के बारे में? यहाँ पे गारो देखता है कि साइटामा ने अपने हाथ में जेनोस का कोर पकड़ रखा होता है और गारो यही कहते हैं कि अच्छा तो तुम भी अब यही कर रहे हो? हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान जिसके पास इतनी खतरनाक पावर है वो अपने दिमाग को स्टेबल रख पाए। साइटामा कहता है तो बताओ मुझे अब क्या करने वाले हो तुम? यहाँ पे गारो थोड़ी देर बैठता है और वो यही कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे ऊपर एक एहसान करो। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है और साइटामा कहता है क्या कॉपी? तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे उन मार्शल आर्ट्स के स्टाइल को कॉपी करो जो कि तुमने खुद किसी से कॉपी कर रखे हैं? तो गारो कहते हैं जबान संभाल के बात करो, तुम मेरी टेक्निक्स को आराम से कॉपी कर सकते हो और उनसे आगे भी बढ़ सकते हो। तो इसलिए मैं तुम्हें आज तक की सबसे खतरनाक और पावरफुल अल्टीमेट टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मेरा हाथ कर सकता है, और ये मैंने सोच रखा है कि कैसे होगा, लेकिन मैं खुद भी इसको कर नहीं पाया जबकि मैंने गॉड की पावर को भी छीन लिया था तब भी। तो तुम्हें काफी खुशी होगी इससे। तो साइटामा कहते हैं क्या मतलब ऐसे फेवर मांगते किसी से? और वैसे मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता यार सच में, और वैसे भी ये सब करके हम उखाड़ के लेंगे। तो गारो कहता है कि पहले ट्राई करो उसके बाद पता चलेगा। तो साइटामा कहता है ठीक है फिर, मेरे ख्याल से जो चीज मेरे को सामने से मिल रही है उसको मना नहीं करना चाहिए। तो गारो कहता है देख रहे हो तुम, मतलब अभी तक तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कुछ पता भी नहीं है और तुम डायरेक्ट इसको सीखने लग जाओगे और करोगे भी। तुम जैसा बंदा तो आराम से कर सकता है, ये तो मुझे पता है, अब ध्यान से देखो इसे। तो यहाँ पे भाई गारो अपने हाथों को एक पोजीशन में लेके आता है और वो ये कहता है कि अगर कोई भी गॉड की पावर को मास्टर कर सकता है वो भी बिना गॉड की मदद के, तो वो सिर्फ तुम ही हो। तभी यहाँ पे गॉड की आवाज सुनाई देती है हमें और गॉड कहता है चुप हो जाओ, मैं अब ये सारी ताकतें वापस ले रहा हूँ। यहाँ पे भाई गारो की बैंड बजने लग जाती है और साइटामा सोचते ये क्या है और ये धूल कहाँ से आ रही है, नमक? तो गारो कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करो। तो यहाँ पे भाई बेसिकली गारो की बैंड बज जाती है, लेकिन उससे पहले ही साइटामा को ये सारे मूव करने थे और ये दोनों के दोनों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करना शुरू करते हैं और हमें बताया जाता है ये दोनों के दोनों अपने अंदर के यूनिवर्स पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हैं और पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स जो कि गारो की इंटेंस कॉस्मिक रेस से बने होते हैं उनके पेयर बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे करके हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल एक दूसरे के ऑपोजिट जाने लग जाता है, ये एक दूसरे को कॉपी करने लग जाते हैं। और अगर बात करें साइटामा के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो वहां पे भी सेम हरकत होने लग गई और जब ये दोनों ही इसमें कामयाब हुए तो गारो यहाँ पे बोलता है कि ठीक है फिर साइटामा आगे बढ़ते रहो और उसे हरा देना। तो यहाँ पे साइटामा टाइम में पीछे जाने लग जाता है और गारो यही कहता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे, तुम ही उसको हरा सकते हो, उस खतरनाक भविष्य को होने से सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। यहाँ पे भाई गारो पूरी धूल धूल बन जाता है क्योंकि बेसिकली गॉड ने उसको मार दिया होता है, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है। साइटामा यहाँ पे टाइम में पीछे जाने लग जाता है और साइटामा आसपास देख के कहता है क्या बात है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, कमाल है गारो, तुम्हारे मार्शल आर्ट्स तो सच में लाजवाब है। यहाँ पे अभी तक जितनी भी लड़ाई वड़ाई हुई होती है साइटामा को सब अपने आंखों के सामने दिखती है और यहाँ पे हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जब गारो को इधर गॉड की पावर मिली होती है और वो यही कहता है कि मैं ही हूँ वो खतरनाक भविष्य डिजास्टर लेवल गॉड। तो साइटामा समझ जाता है कि उसको यहीं पे उतरना है इस गाड़ी से और यहाँ पे फिर से नॉर्मल वक्त शुरू हो जाता है। यहाँ पे फिर से टाइम में पीछे आ चुका होता है साइटामा और गारो मन में यही कहते हैं कि क्या मैं आखिरकार वो बन चुका हूँ, डर की निशानी जिससे सारे के सारे हीरोज की बैंड बजने वाली है, एब्सोल्यूट ईवल। क्या पावर है ये,
थैंक। लेकिन भाई इससे पहले कि गारो गॉड को थैंक यू बोले, भाई साइटामा साइड में से आता है और उसे मुंह पे आके पंच देके मारता है। हमें बताया जाता है कि वो पंच जो कि जुपिटर के मून पे इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था, वो पास्ट में वापस आया और फिर से गारो के मुंह पे आके पड़ा। तो जैसा कि आप जानते थे कि गारो कंटिन्यूअसली यार साइटामा को देखते देखते और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे टाइम पीछे आ चुका है और साइटामा अभी भी उतना ही ताकतवर है जितना वो गारो से लड़ते समय था, और हद से ज्यादा ताकतवर हो गया था वो, जिसको गारो कॉम्पीट भी नहीं कर पा रहा था। और अभी जो सामने गारो खड़ा है वो बिल्कुल बेसिक वर्जन वाला गारो है, जिसको अभी अभी गॉड की पावर्स मिली है। तो यार वो साइटामा के उस रूप का तो सामना कर ही नहीं सकता जिसमें वो खुद भी इतना ज्यादा एडवांस हो गया था और तब भी साइटामा को हरा नहीं पा रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पे साइटामा के एक पंच से ही वो पूरा खत्म ही हो गया, क्योंकि पिछली बार जब साइटामा ने गारो के साथ लड़ना शुरू किया था तब वो अपनी पूरी ताकत से लड़ भी नहीं रहा था, जिस वजह से गारो को यहाँ पे भाई चमड़ी वमड़ी सब उतर जाती है और गॉड का तो नाम निशान बैठ जाता है जो गारो के अंदर होता है। और हमें बताया जाता है कि साइटामा को गारो को हराने में एक पंच भी नहीं लगा, उससे भी कम लगा इस पूरी लड़ाई को खत्म करने के लिए, शायद 0 पंचेस, क्योंकि बेसिकली वो जितनी भी लड़ाई हुई थी वो तो ना के बराबर हुई और गारो ने खुद ही अपने यहाँ पे बैंड बजा लिया है। यहाँ पे सबके सब हीरोज देख के शॉक हो जाते हैं और जैनो समझ जाता है कि ये तो मास्टर है, आखिरकार साइटामा आ चुका है। गारो उठता हुआ दूर जा रहा होता है, ये सबके सब इधर शॉक हो चुके होते हैं और गारो के अंदर से सारी की सारी गॉड की एनर्जी निकलने लग जाती है और वो यही कहता है कि ये हो क्या रहा है, मेरी ताकत कहाँ जा रही है। ये यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो मलबे के अंदर साइटामा होता है वो उड़ता हुआ आता है और इस वाले साइटामा से आके कंबाइन हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे एक ही साइटामा हो सकता है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और साइटामा की कॉस्ट्यूम भी वहाँ पे वापस आ चुकी होती है और वो ये कहता है कि यार वहाँ क्या कर रहा था मैं। हाँ, मुझे ये याद है कि गारो का वो वच्चर मच्छर कलेट बस्ट मूव क्या था वो यार, जो भी था, उसने जब मेरे को मारा था उसके बाद ओह ये मेरे हाथ में क्या है, जैनोस का कोर। अबे भैया क्या चल क्या रहा है ये, और ये मेरी पैंट ये बीच में से कैसे फटी हुई है, हद हो गई। तभी यहाँ पे जैनोस उड़ता हुआ आता है और भाई साइटामा के ऊपर आके अटैक टाइप कर देता है और साइटामा पीछे उड़ता हुआ जाता है और गिर जाता है। जैनोस कहता है अरे मुझे माफ करना मास्टर, मैं ज्यादा खुश हो गया। तो साइटामा कहता है अरे जैनोस तुमने तो मेरी ऐसी तैसी करके रख दी, तुम सच में जिंदा हो। कवर पेज पे हमें यहाँ पे सुबह का सीन दिखाया जाता है। तो यार एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मॉन्स्टर एसोसिएशन का पूरा आर्क जो अभी खत्म हुआ है, जहाँ पे मॉन्स्टर एसोसिएशन से पूरी लड़ाई हुई है, हीरोज की एस क्लास हीरोज आ गए, भाई पता नहीं क्या क्या हो गया, गारो इतना ताकतवर हो गई, ये सब कुछ जो भी हुआ है ये सिर्फ एक रात के अंदर हुआ था और अभी यहाँ पे पहली सुबह होने वाली है। तो इस चैप्टर में देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। चैप्टर की शुरुआत में हमें गारो का सीन दिखाया जाता है जिसके होश उड़ चुके होते हैं एक मुक्का खाते ही साथ, और वो कहता है भाई साहब ये हुआ क्या, भाई कहाँ से आया है वो, मतलब मुझे पता भी नहीं चला, मैं महसूस भी नहीं कर पाया और आते ही साथ एक मुक्का पड़ गया, एक ऐसा मुक्का जिसे देख के वो गंजा भी शर्मा जाए, इतना खतरनाक। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गारो को आसपास सारे हीरोज ने घेर लिया होता है और ये लोग यही कहते हैं कि हे तुम वो ही हीरो हंटर गारो है कि नहीं। दूसरी ओर हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जैनोस कहता है कि वैसे ये कोर बिल्कुल मेरे कोर की तरह ही है। तो साइटामा कहता है कि नहीं, मुझे याद नहीं ये मेरे पास कहां से आया, लेकिन जब मैं आया था तब ये मेरे हाथ में पहले से ही था और मेरे पैंट भी बीच में से फट चुकी थी, कितनी अजीब बात है कि नहीं। तो जैनोस कहता है हाँ अजीब तो है, लेकिन रुकिए मास्टर, मैं इस कोर को अपने सब कनेक्टर से कनेक्ट करके एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भाई जब जैनोस अपने आप को इस कोर से कनेक्ट करता है तो ये जलने लग जाता है और जैनोस कहता है कि क्या बात है, ये बिल्कुल असली लग रहा है। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उस समय उस कोर से जुड़ी हुई जितनी भी मेमोरीज थी, वो कोर जो कि टाइम और स्पेस में ट्रैवल कर रहा था साइटामा के साथ, वो सारी की सारी मेमोरीज जैनोस के दिमाग में चली गई। तो यानी कि बेसिकली उस टाइमलाइन में जो भी साइटामा ने लड़ाइयाँ की थी और जो सारे के सारे हीरोज मर गए थे रेडिएशन की वजह से, इतनी खतरनाक चीजें हुई, जुपिटर पे ये लोग गए, ये सारी की सारी चीजें जो हमें पता है वो अब जैनोस को भी पता चल गई होती है। और भाई ये देख के तो उसके होश उड़ जाते हैं और साइटामा कहते हैं हे क्या हुआ जैनोस, क्या दिक्कत क्या है। तो जैनोस कहते हैं मुझे माफ करना मास्टर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर काफी ज्यादा हल्का हो चुका है, इन मेमोरीज को देख के ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मेरा ही कोर है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है, लेकिन ये मेमोरीज मेरे साथ कभी हुई नहीं है, लेकिन काफी असली भी लग रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये फ्यूचर की मेमोरीज हो, कि मतलब ऐसा फ्यूचर में होने वाला था लेकिन किसी तरह से ये सब कुछ बदल चुका हो, मेरे पास और कोई चारा नहीं है बजाय इसके कि मैं इसको सच मान लूं। मास्टर क्या आपको कुछ भी याद नहीं है। तो साइटामा कहता है क्या याद नहीं है मुझे। तो जैनोस कहता है कि इस कोर में जो मेरी मेमोरीज है उसके हिसाब से आप और ये कोर दोनों एक अलग ही फ्यूचर से आए हैं। तो साइटामा कहता है क्या। तो जैनोस कहता है हाँ मैं आपको सीधे शब्दों में समझा देता हूँ। तो यार आप समझने के लिए तैयार हो जो यहाँ पे जैनोस काफी साइंटिफिक बातें करने वाला है। कल जो मैंने वीडियो डाली थी उससे भी ज्यादा खतरनाक ये वीडियो होने वाली है। जैनोस कहता है कि वैसे तो सिर्फ ये एक हाइपोथेसिस है जो कि पैरेलल वर्ल्ड या फिर मल्टीवर्स थ्योरी पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये कोर एक ऐसे पैरेलल वर्ल्ड से आया है जिसकी शुरुआत आपके एक्शन से हुई है। मुझे नहीं पता कि ये डाइवर्जेंस कब हुआ था। अब यार डाइवर्जेंस नंबर्स वगैरह के बारे में तो आपको पता होगा अगर आप मेरी स्टाइल्स
गेट की सीरीज देख रहे हो तो, और नहीं देख रहे तो क्या ही बोलूं मैं। जब भी कोई इंसान कोई डिसीजन लेता है या फिर कोई एक्शन लेता है तो वहां से एक नई टाइमलाइन की शुरुआत हो जाती है, जिससे कि मास्टर आपका एक नया रूप वहां से अलग हो गया था, जहां से आपके टाइम ट्रेवल की शुरुआत हुई। और जब ये टाइम ट्रेवल खत्म हुआ तो आप फिर से अपनी पहले वाली बॉडी में वापस आ गए। अब आप कब अलग हुए थे और कब वापस आ गए ये तो पैरेलल वर्ल्ड पे डिपेंड करता है कि आप कितना समय वहां पे रहे हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, फ्यूचर में ये कोड जहां से आया है वहां पे गारो ने मुझे मार दिया था, और उस समय भी आप बिल्कुल अपनी तरह ही थे। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आप गारो को अपने से जीतने थे। किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में गारो आपको हरा ही नहीं सकता। और इस कोड के आसपास जो भी इसने रिकॉर्ड किया है, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, इससे बुरा और कुछ हो भी नहीं सकता था मेरी मौत के बाद। और जब बाकी सारे हीरोज हार गए थे और आपकी आंखों के सामने मर गए थे, तो इससे आपने पूरे टाइम और स्पेस को भी हिला के रख दिया, जिससे कि आप सिर्फ हमें बचा सके। मतलब आप कितने कमाल के हैं मास्टर, आपने तो फिजिक्स के लॉस को ही चेंज कर दिया। और इससे अब ये साबित हो चुका है कि आपने हीरो बने की हद पार कर दी टाइम में ट्रैवल करके और सबको बचा के। आपसे यही उम्मीद थी मास्टर। तो अगर बात करें टाइम में पीछे जाने की, तो यहाँ पे ये 3 तरीके से हो सकता है। सबसे पहला है रिलेटिव थ्योरी। तो यहाँ पे जब ये सब भाई जेनोस कह रहा होता है तो साइटामा को तो घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसके एक कान से सब कुछ अंदर जाता है और दूसरे कान से बाहर निकल जाता है। तो साइटामा कहता है ओके समझ गया मैं, तो चलो ठीक है यार, इसके बारे में ज्यादा सोचो मत जेनोस, मुझे तुम्हें देख के खुशी हुई कि तुम पहले जैसे ही हो। तो जेनोस कहते क्या बात है, इनको कुछ भी याद नहीं आ रहा। और हमें बताया जाता है कि साइटामा बस सुन ही नहीं रहा था उसकी बात। तो जेनोस कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मास्टर को कुछ याद ना हो, ये मेरे मास्टर है। ये उन हीरोज को क्रेडिट देना चाहता है जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर गारो से लड़ रहे थे, जैसे कि उन्होंने डीप सी किंग के टाइम पे किया था। बाकी हीरोज को क्रेडिट दे दिया था और उन्हें खुद क्रेडिट चाहिए भी नहीं। चाहे जो भी हो मास्टर, मुझे ये याद रहेगा कि आप पूरी दुनिया को बचाने के लिए और सबको बचाने के लिए टाइम और स्पेस से भी आगे बढ़ गए। ना ही गारो और ना ही कोई और जानता है, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं जानता कि क्या हुआ सिवाय मेरे और ऑब्वियसली यार हम लोगों के, क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि साइटामा ने क्या बवाल मचाया है। तो यहाँ पे जब जेनोस ये सब सोच के स्माइल कर रहा होता है तो साइटामा कहता है क्या बात है, हंस क्यों रहे हो तुम। तो जेनोस कहता है कि मुझे उन सब लोगों को ये बताना होगा जिनको ये सुनने की जरूरत है, ये मेरा काम है एक डिसाइपल के तौर पे। तो मास्टर क्या आप जानते हैं कि आप एकदम से आए और आपने सबको बचा लिया, एक हीरो से और क्या उम्मीद रखी जा सकती है। तो साइटामा कहता है हाँ ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, वैसे भी तुम जानती हो कि मैं ज्यादातर समय टाइम पे नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो भी है। तो जेनोस कहते हैं नहीं मास्टर, आप जरूर इस बार तो टाइम पे आए हैं। तो यहाँ पे यार टारियो बेहोश पड़ा होता है और उसे अपना नाम सुनाई देता है। वो जब जागता है तो देखता है सामने गारो होता है, पिछली डायमेंशन वाला। तो यार आपने वंस अगेन अगर स्टाइन्स गेट देखिए तो वहां पे भी हमें दिखाया गया था कि कैसे 2 वर्ल्ड लाइन कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पे टारियो जिंदा है लेकिन वो पिछले वाले टाइमलाइन के गारो को देख पा रहा है, जब यहाँ पे गारो गायब होने वाला था और गॉड ने उसकी पावर्स उससे छीन ली थी। यहाँ पे गारो गायब हो जाता है, उसके पीछे भागता भागता टारियो आता है, लेकिन वो दूर देखता है तो वहां पे भाई बहुत दूर से कुछ आवाजें आ रही होती है। टारियो सोचता है कि ये सिर्फ एक सपना था और वो उन लोगों के पास भाग के जाता है और यहाँ पे भाई सारे के सारे हीरोज गारो को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं और ये लोग यही कहते हैं कि मरो हीरो हंटर मरो, तुमने हमें काफी पीटा था ना, है कि नहीं, तो अब हमारी बारी आ चुकी है कि हम तुम्हें हंट करेंगे। तो गारो यहाँ पे मन में कहता है कि सब खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। हमें बताया जाता है कि गारो ने अपनी डिवाइन पावर को सिर्फ एक रहस्यमय मुक्के से ही खो दिया। गारो को कुछ समझ नहीं आया कि वहां पे हुआ क्या था, लेकिन ये चीज उसने अंदर ही अंदर एक्सेप्ट कर ली थी। मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि फ्यूचर वाले गारो भी यही चाहता था कि कभी भी एब्सोल्यूट इविल का जन्म ही ना हो, और उसने खुद ही साइटामा को कहा था उसे रोकने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे गारो इन हीरोज से लड़ने की भी कोशिश नहीं कर रहा। भले ही गारो को ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हुआ था, लेकिन उसको अंदर ही अंदर ये एहसास है कि वो गलत है। तो यहाँ पे वो हीरोज जब गारो को मारना बंद कर देते हैं तो गारो यही कहता है कि क्या हुआ लूजर्स, तुम तो ठीक से पीट भी नहीं पा रहे मुझे। तो यहाँ पे मेटल बैट आके इनको रोक देता है और वो कहता है कि देखो उसको पहले से ही काफी चोट लगी हुई है और तुम उसके ऊपर ये जो जुल्म कर रहे हो ये गलत है। तो ये हीरोज कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम, किसकी साइड हो तुम, उसने हमारी बैंड बजाई थी ना कि हमने उसकी। तो यहाँ पे हमारे मास कहते हैं वाह, तुमने देखा था ना कि पहले ये कैसे पागल हो गया था और सबको इतनी बुरी तरह इसने मारा, और इसके ऊपर तो कोई डिस्कशन बनता ही नहीं है। अगर हम इसको छोड़ते हैं तो ये हमारी बैंड बजा के रख देगा। और वैसे भी ये ह्यूमन मॉन्स्टर जो कि अपने आप को पहले आधा इंसान कहता था पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका है। तो अब फैसला ये है कि हम इसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और इसके ऊपर और कोई बहस नहीं होनी चाहिए। तो मेटल बैट कहता है हाँ हाँ पता है मुझे घंटा। तो साइटामा कहता है हाँ हाँ मैं भी यही मानता हूँ, मैं भी यही मानता हूँ। तो अमाइमस कहता है तुम कौन हो। तो साइटामा कहता है कि वैसे गारो को किसने हराया, क्या वो ब्लास्ट था। तो यहाँ पे फ्लैश कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जितना मैं देख पाया एकदम से एक नंगा इंसान आया था, उसने भाई गारो को एक ही पंच में उड़ा दिया और वो खुद भी यहाँ से निकल गया। उसके मूवमेंट को देख के लग तो नहीं रहा था कि वो ब्लास्ट है, क्योंकि ब्लास्ट ऐसे नहीं लड़ता। तो सेकिंगर कहता है क्या क्या बोल रहे हो तुम, ब्लास्ट यहाँ पे आया था और उसने हमारी मदद की, लेकिन वो नंगा क्यों आया था ये बताओगे मुझे। तो जेनोस कहता है मास्टर
मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको ही ये हक है कि आप ये डिसाइड करें कि अब गारो के साथ क्या करना चाहिए। तो सैटोमा कहता है क्यों, मतलब मैं ही क्यों, वैसे भी मुझे राइट्स और चीजों को संभालने के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि गारो उन लोगों को अपने आप को मारने दे रहा है, तो क्यों ना उन सबको ऐसा करने देते हैं थोड़े टाइम के लिए, है ना, उनको भी सुकून मिल जाएगा। और वैसे भी इस सब से गारो को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, ऐसा लग नहीं रहा मुझे। तभी यहाँ पे सिल्वरफैंग भी उठ जाता है और वो गारो को देखता है और इधर ज़ॉम्बी मैन बीच में आ जाता है और इन सबको रोक देता है और वो कहता है रुको, मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ, हे मुझे बताओ गारो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान के पास इतनी खतरनाक ताकतें आ जाए, इवन उसको मॉन्स्टरिफिकेशन भी कर दिया जाए तब भी वो इतना ताकतवर नहीं हो सकता। तो क्या तुम श्योर हो कि इस ताकत के पीछे और कोई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल गॉड या फिर वैसा ही कुछ? क्योंकि जब मैं एक दुश्मन कार्डरे से लड़ रहा था तो उसके अंदर भी ऐसी ही ताकतें पाई गई थी। तो फ्लैशी फ्लैश कहते हैं गॉड, मतलब ब्लास्ट ने इसके बारे में कुछ तो कहा था। तो सैटोमा कहता है क्या सच में गॉड? तो गारो यहाँ पे हंसने लग जाता है बुरी तरह और वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, गॉड मतलब क्या तुम भक्ति वक्ति में घुस गए हो क्या? क्या कुछ भी बोले जाओगे? अब जो भी ये यहाँ पे हुआ है वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है और वो सारी ताकतें मेरी थी, अब चलो फिर मार डालो मुझे जान से। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन मन में यही कहता है कि ये बंदा अब जीना ही नहीं चाहता, क्यों, इसको जीने की अब कोई इच्छा भी नहीं बची है। तो यहाँ पे अमाइमास आगे बढ़ता है गारो को खत्म करने के लिए और वो यही कहता है ठीक है फिर इसको दुनिया से मिटाने का समय आ चुका है। तभी पीछे से टारियो भाग के आके अमाइमास का पैर पकड़ लेता है और वो यही चिल्लाता है कि तुम सबके सब मतलब ही हो, तुम तो हीरोज कहलाने के लायक भी नहीं हो, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? असली हीरो तो मेरे अंकल है जिन्होंने मेरे को कई बार बचाया है, चले फिर भागिए अंकल यहाँ से चले जाइए। तो यहाँ पे किंग सोचता है कि यार टारियो ने पहले भी कहा था कि मेरे अंकल को प्लीज परेशान मत करना। तो किंग यहाँ पे समझ जाता है कि गारो ही वो अंकल है जिसके बारे में टारियो बात कर रहा था। तो यहाँ पे अमाइमास टारियो को देख के कहते हैं वाह, मतलब उस मॉन्स्टर ने तुम्हें भी बेवकूफ बना दिया बेचारा बच्चा। तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे अपना हीरो वाला काम करना है, हम इसके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, तो प्लीज थोड़ा साइड हट जाओ। तो टारियो कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अभी कहा था कि तुम उसे खत्म कर दोगे। तो यहाँ पे सबके सब हीरोज कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं यार ये तो काफी मुश्किल है, अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि किया क्या जाए, हम इसको खुला भी नहीं छोड़ सकते है कि नहीं। इसने पहले ही बाकी हीरोज को हंट करके इतनी मुसीबतें पैदा की जिससे कि इतने मॉन्स्टर्स खुले घूमने लगे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगे। मतलब देखो तो सही, ये खुद एक मॉन्स्टर बन चुका है, तो हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। तब यहाँ पे भाई धम 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 करके आवाज आने लग जाती है और किंग यहाँ पे आ जाता है और किंग कहता है कि सबके सब रुक जाओ। और ये सबके सब लोग भाई डर जाते हैं बहुत ज्यादा और किंग कहता है कि एक बच्चा तुम्हें देख रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसी हरकतें करोगे तुम एक बच्चे के सामने? भाई ये सब डर जाते हैं और साइड हो जाते हैं और कहता है भाई भाई क्या कुछ गलती हो गई क्या हमसे, हटो हटो भाई हटो। तो अमाइमास कहते हैं हे किंग, लेकिन जब भाई किंग अमाइमास को देखते तो अमाइमास की भी फट जाती है और वो चुपचाप यहाँ पे साइड में खड़ा हो जाता है। इधर टारियो गारो के पास आ जाता है और वो यही कहता है कि मिस्टर किंग प्लीज। तो यहाँ पे सिल्वरफैंग आता है और वो कहता है कि हे गारो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं करने दूंगा, तुमने पहले ही काफी लोगों को मुसीबत में डाला है और भारी नुकसान पहुंचाया है, तो उसको ठीक करने के लिए तुम्हें उसका 10 गुना या फिर 100 गुना प्रायश्चित करना पड़ेगा बाकी लोगों को बचा के। तो सैटोमा कहता है हाँ, इसी को तो एब्सोल्यूट इविल कहते हैं, है कि नहीं? सिल्वरफैंग कहता है कि अच्छा है तुम्हारे लिए, सब लोगों ने तुम्हें साबित करके दिखा दिया कि तुम्हारी जगह कहाँ पे है। तो गारो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो, तुम्हें इस चीज का पछतावा होगा। तो सैटोमा कहता है कि ना, मुझे किसी चीज का पछतावा नहीं होगा, मुझे तो बस मौका नहीं मिला तुम्हें थैंक यू कहने का, तुमने ही पहले जेनोस और किंग को बचाया था, है कि नहीं? तो उसके लिए थैंक यू। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और इधर किंग सैटोमा के पास आता है और वो उससे यही पूछते हैं कि सैटोमा अब हम क्या करने वाले हैं? मतलब ठीक है मैं मानता हूँ कि तुमने ही गारो को रोका है और तुमने अपना वादा भी रखा जो कि तुमने टारियो से किया था, तुमने उसको मारा नहीं, तुमने सिर्फ उसको रोका। तो सैटोमा ने कहा था कि हाँ वैसे भी मैं ही उसको रोकने वाला था और तुम्हें पता है, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि उसने ही तुम्हें और जेनोस को बचाया था पहले जब तुम्हारी ऐसी तैसी होने वाली थी। तो यार ये सीन तो सच बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे याद नहीं कि यार गारो ने कब जेनोस और किंग को बचाया था। मतलब मेरे ख्याल से ये वो सीन है जब प्लैटिनम स्पर्म आया था, बट इस चीज को आप कंफर्म कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, प्लीज मेरे को कमेंट में बताना, है ना, और बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे गारो जब ये थैंक यू सुनता है तो कहता है हाँ इसको सुन के तो मुझे उल्टी ही आ जाएगी और वो भाई पलक झपकते यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पे सैटोमा को सिर्फ दिख रहा होता है कि गारो कहाँ पे गया और ये सबके सब भाई बेवकूफ की तरह इधर उधर देख रहे थे। मतलब यार ये हीरो भी क्यों बने हो यार? सैटोमा अभी तक ऊपर देख रहा है और उसे दिख रहा है कि भाई गारो ऊपर गया है, लेकिन ये आसपास देख रहे होते हैं और अमाइमास कहते हैं शिट वो भाग गया, किधर गया वो? तो जेनोस कहता है कि वो जरूर आगे चल के कोई परेशानी खड़ी करेगा। तो सैटोमा कहते हैं ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे भाई बैंग और बॉम्ब दोनों साथ जा रहे होते हैं, तभी भाई जमीन फाड़ के इधर मेटल नाइट आता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि खतरा टल चुका है। यहाँ पे बहुत सारे ड्रोन्स आ चुके होते हैं और भाई काफी जल्दी आ गए लोग भाई, है ना, पूरी लड़ाई खत्म हो गई तब आ रहे हैं ये लोग। तो यार मैं आपको बता दूं कि वो जो शिप थी जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी उसके अंदर भाई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था जिस वजह से यहाँ पे फॉल आउट शुरू हो गया था। वो जो पिछले कुछ एपिसोड में बारिश टाइप हो रही थी तो वो बेसिकली फॉल आउट था जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि गारो के अंदर से न्यूक्लियर एनर्जी
एनर्जी निकल रही है, लेकिन नहीं दोस्तों, उसके अंदर से तो पता नहीं, लेकिन जो ये शिप ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर से जरूर न्यूक्लियर एनर्जी निकल रही थी। तो ये सारे के सारे ड्रोन्स इसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देते हैं। मेटल नाइट यही कहता है कि तुम सबके अंदर थोड़ा थोड़ा रेडिएशन पॉइजनिंग हो चुकी है, तो तुम सबका टेस्ट करना होगा और डिकंटामिनेशन करना होगा, उसके लिए तुम प्लीज मेरे लैब में आ जाना। तो यहाँ पे साइटोमा फाइनली चैन की सांस लेता है और वो जेनोस से यही कहता है कि चलो फिर जेनोस, तुम्हें डॉक्टर क्रिस्टियानो के पास लेके जाते हैं, वो तुम्हारे हाथ और पैर फिर से लगा देंगे और उसके बाद हम अपने अपार्टमेंट के बचे हुए हिस्से ढूंढना शुरू करेंगे इस बड़े से समुद्र में, ठीक है ना। तो यार हमें कवर पेज पे यहाँ पे काफी कमाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब चिल मार रहे होते हैं, साइटामा, जेनोस, बैंग, गारो, तात्सुमाकी और यहाँ तक कि फुबुकी भी। अब यार तुम में से कुछ लोग यार नाराज हो जाएंगे कि यार फुबुकी को पूरा लुक क्यों नहीं दिया, तो यार क्या ही बोलो यार, मतलब एक चैप्टर ऐसा भी था जब कवर पेज पे पूरी फुबुकी ही फुबुकी थी। दिखा देता हूँ यार स्क्रीन पे ये लोग। तो यहाँ पे गारो बैठा होता है और वो यही कहता है कि उस समय मुझे एहसास हुआ कि दुनिया को एक तरफा जस्टिस नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा एब्सोल्यूट इविल चाहिए जो कि किसी में भेदभाव ना करे। तुमने देखा होगा कि आसपास शांति होती है हीरोज की वजह से, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि लोग हीरोज से भी डरते हैं और वो देखते हैं कि हीरोज कितने ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से इंसानों को दिल ही दिल में ऐसा लगने लगता है कि ये चीज गलत है और उनके पास भी ज्यादा ताकत होनी चाहिए। यहाँ तक कि वो इंसान जो कि गलत काम करते हैं, उस हर इंसान को सजा नहीं मिलती। यही अंतर है उन लोगों में और मॉन्स्टर्स में, क्योंकि मॉन्स्टर्स को हमेशा सजा मिल ही जाती है। तो अब तुम खुद देख लो ये नकली पीस, जिस वजह से इंसान बुरे बन जाते हैं। पीस यानी कि शांति, इसका क्या फायदा है जब एक भद्दा सा छोटा बच्चा हमेशा पार्क में जाके अपने दोस्तों से पिटता है। इसलिए मुझे दिल ही दिल में पता था कि मुझे क्या करना है। मैं सही मायने में इस दुनिया में पीस यानी कि शांति लेके आऊंगा। मैं हर किसी से ताकतवर बन जाऊंगा और एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर बनूंगा जिसका कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सामने एक इंस्पेक्टर बैठा होता है और वो कहता है यार मतलब तुम्हें पता है ना यार, ये सिर्फ एक डाइन एंड डैश इन्वेस्टिगेशन है, मतलब चलो ठीक है, फिर तुम्हें जरा सा भी पछतावा है जो तुमने किया है। तो यहाँ पे गारो तो चिल्ला रहा होता है, तो पीछे से आके बैंग उसके सर पे देके मारता है और कहता है जो वो पूछ रहा है उसका जवाब दो, समझे। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद बैंग उसका सर झुकवाता है जबरदस्ती। और आपको पता होना चाहिए जापानीज कल्चर में यहाँ पे सर झुका के अलविदा किया जाता है, फिर रिस्पेक्ट दी जाती है, बो किया जाता है। यहाँ से बैंग और गारो दोनों के दोनों साथ जा रहे होते हैं और बैंक कहता है कि यार कितनी सरदर्दी थी, मतलब जो भी तुमने डैमेज कॉज किया था उसकी इन्वेस्टिगेशन पिछले हफ्ते ही खत्म हुई है और अब फाइनली हम उन विक्टिम्स के पास जा सकते हैं जो कि तुम्हारा शिकार हुए थे और उनसे जाके माफी मांग सकते हैं। तो गारो कहता है देखो मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, तुम मेरे बाप नहीं हो। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यार इतना सब होने के बाद भी भाई गारो के पेरेंट्स इधर डिटेंशन पुलिस स्टेशन में नहीं आए थे। तो बैंक कहता है कि देखो यार मेरा ये सर काफी बुढ़ा हो चुका है, लेकिन मुझे खुशी है कि अभी भी ये इतना तो कर ही सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की जगह मैं जाके उन विक्टिम्स के सामने अपना सर झुका सकता हूँ और उनसे माफी मांग सकता हूँ। कोई भी पेरेंट बन सकता है, बस सामने एक बच्चा होना चाहिए, और कोई भी टीचर नहीं बन सकता जब तक वो सामने वाले को रास्ता ना दिखा सके। तो गारो कहते क्या बकवास कर रहे हो यार तुम। तो बैंक कहता है हाँ नाक में दम कर दिया तुमने मेरे, लेकिन ठीक है कम से कम तुमने मेरी इतनी तो मदद की कि मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ पाया। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक झरने के नीचे गारो बैठा होता है। ये हमें पहले का सीन दिखाया जाता है, याद होगा आपको पिछले चैप्टर में गारो वहां से भाग गया था, तो फाइनली वो इधर आ चुका था मेडिटेशन करने के लिए। बैंक उसे यहाँ पे आके ढूंढ लेता है और गारो कहते हैं वाह बूढ़े आदमी इतनी आसानी से ढूंढ लिया मेरे को। तो बैंक मन में कहता है कि कैसे लगती इतनी देर, मतलब मैंने ही तुम्हें ये सारी जगह दिखाई थी जहाँ पे सीक्रेट ट्रेनिंग की जाती है और मेरे ख्याल से तुम ही चाहते थे कि मैं तुम्हें ढूंढ लूं। तो गारो यहाँ पे कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें बता दूं बूढ़े आदमी की यहाँ पे कुछ गलत समझने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मैं अपने फिस्ट को फिर से याद करना चाहता था। इतने हीरोज से लड़ने के बाद मेरे को ये चीज तो समझ आ चुकी है कि सिर्फ तुम ही ऐसे हो जिसके साथ मैं रोजाना अपनी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तो बैंक कहता है कि शुक्रिया तुमने मेरे को इस लायक समझा। गारो यहाँ पे मैं सोचता है कि भाई मतलब उस टाइम पे एक बंदा आया और उसने मेरे को एक मुक्का मारा और उड़ा दिया। मुझे उस समय ये भी नहीं समझ आया था कि भाई हो क्या रहा है, और उसने इमीडिएटली आके मेरी वाट लगा दी। उस समय मैं वो सारे के सारे सीक्रेट्स भूल गया जो कि मेरे को अवेकन होने के बाद मिले थे। जब मेरा मॉन्स्टरिफिकेशन हुआ था उसके बाद से जितनी भी टेक्निक्स थी वो सब भूल गया मैं। तो गारो यहाँ पे बैंक से पूछता है अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि वो कैसा है, ठीक तो है ना टारियो। तो बैंक कहता है अच्छा वो बच्चा जो कि ऑपरेशन के दौरान मिला था, मैंने सुना है कि वो ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टारियो अपने दोस्तों के साथ होता है और यहाँ पे अभी भी उसके दोस्त भाई हरामीगिरी कर रहे होते हैं और टारियो को इधर मॉन्स्टर बना के फंसा देते हैं और फिर उसको पीटना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे टारियो खड़ा हो जाता है और भाई गारो के स्टाइल में वो बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा था मैं कोई ऐरा गैरा मॉन्स्टर हूँ, मैं हूँ गारो और मैं असलियत में एक हीरो हूँ, बस दिखता मॉन्स्टर जैसा हूँ। फिर चाहे तुम मुझे कितना भी पीट लो मैं हमेशा उठ के खड़ा हो जाऊंगा, चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी ताकत हो, फेक हीरोज आओ मेरे ऊपर हमला करो। तो ये बच्चे कहने लग जाते हैं भाई ये क्या बोल रहा है, तो कौन सी स्टोरी बना रहा है, तो अपने आप से ही ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है। तभी पीछे काफी कमाल की गाड़ी आती है जिसमें वगनमा होता है और वो भाग के टारियो के पास आके बोलता है कि हे वगनमा क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, मैंने नया गेम खरीदा है वो हम साथ मिलकर खेल सकते हैं। तो टारियो कहते हैं क्या बात है कमाल है। यहाँ पे बच्चे सोचते हैं ओ ये तो यार वो अमीर आदमी की औलाद है ना, ये टारियो इसको कैसे जानता है, हे टारियो तुम वगनमा को कैसे जानते हो, तुम उसके दोस्त हो। तो टारियो कहता है हाँ ये दोस्त है मेरा। तो टारियो कहता है हे वगनमा ये मेरे दोस्त है, मैं इनको अपने साथ लेके चल सकता हूँ।
तो वगनमा कहता है हाँ जरूर। तो टारियो कहता है हे देखो ये मान चुका है, चलो हम साथ मिलकर खेलेंगे। तो ये बच्चे सोचते हैं यार सही मौका है, मतलब चलते हैं, चलो चलो चलो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वगनमा के पास चाइल्ड एम्पायर की वो बैग आ चुका होता है जिसमें मल्टी टूल्स होते हैं, और वो यहाँ पे इन बच्चों के सामने शो ऑफ करता है। उसका बाप बोलता है कि हाँ उस इंसिडेंट के बाद वैसे मेरा बच्चा काफी बड़ा हो चुका है। यकीन ही नहीं होता कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं ना जैसा बाप वैसा बेटा। तो यहाँ पे वगनमा हकी अपने बाप को धक्का मारने लग जाता है और कहता है प्लीज जगह बनाइए डैड, पीछे होइए पीछे होइए। तो यहाँ पे गारो को जब ये सुनने में आता है कि यार टारियो ठीक है, तो वो भी बोलता है कि अच्छी बात है टारियो, हमेशा खुश रहना और मैं भी यही करूंगा। तो ठीक है फिर बूढ़े आदमी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे और बाकी हीरोज के बीच में एक फाइटिंग कॉन्टेस्ट रखवाओ। मॉन्स्टर बनने के बाद मैं तुमसे, बॉम्ब से, फ्लैश, ब्लास्ट और उस गंजे आदमी से लड़ाता है कि नहीं। अगर मैं फिर से उन सबको हरा देता हूँ तो हो सकता है कि मैं फिर से किसी तरह अवेकन हो जाऊं और इस बार शायद मेरे को मॉन्स्टर बनाने की जरूरत ना पड़े। तो बैंक कहता है अच्छा बच्चे, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा लोगे, तो ज्यादा मत सोचो ठीक है। और वैसे भी अब मेरी हालत पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है, थैंक्स टू मेटल नाइट, उसने मेरा फुल बॉडी मेंटेनेंस किया था, उसके बाद मेरे को काफी अच्छा महसूस हो रहा है। तो अच्छा रहेगा कि तुम पूरे तरह से प्रिपेयर ही हो क्या हो, ठीक है। यहाँ पे हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और सेकिंगर कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, सिल्वरफैंग का सक्सेसर। तो सिच कहता है हाँ सिल्वरफैंग अब गारो का गार्डियन बन चुका है और अब वो उसे हीरो एसोसिएशन में लेके आना चाहता है और इसी वजह से उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। तो सेकिंगर कहता है लेकिन सिल्वरफैंग के जाने से काफी प्रॉब्लम आ सकती है और मुझे नहीं लगता कि वो लड़का सिल्वरफैंग की जगह भर सकता है, वो तो आप उसे देख के ही पता चलेगा। और अगर वो सच में उसकी जगह भर सकता है तो जल्द से जल्द उसका नाम पोस्टर्स में होना चाहिए। तो वो लड़का दिखता कैसा है, तो सिच कहता है कि हाँ मतलब तुम खुद ही देख लेना है ना, क्योंकि यार बेसिकली यहाँ पे सिर्फ सिच को पता होता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि गारो होता है। अब सिच मन में यही कहता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है बजाय सिल्वरफैंग के ऊपर ट्रस्ट करने के कि वो गारो की अकड़ ठिकाने ले आए और उसको सही रास्ता दिखाए। अगर हम गारो को हीरो एसोसिएशन में लेके आते हैं तो बाकी हीरोज इसका पूर्ण विरोध करेंगे, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो जो भविष्यवाणी थी जिसमें ये कहा गया था कि दुनिया कभी भी तबाह हो सकती है, उसके लिए हमें अभी भी पूरी तरह से तैयार होकर रहना है और वही अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें फिर से बैंक का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि यार मतलब तुम बच्चे तो हो, तो मैं तुम्हारे साथ दारू पीने तो जा नहीं सकता, तो इससे बेटर ये रहेगा कि हम दोनों आपस में बात करने से शुरुआत करते हैं। तो बताओ मुझे कोई लड़की पसंद है तुम्हें। तो गारो यहाँ पे शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, और ऐसी घटिया बातें मत करो मेरे साथ। तो बैंक कहता है देखो कोई भी हो सकती है, कोई आइडल होगी, एक्ट्रेस होगी कोई। तो गारो कहता है यार तुम भी नाक में दम कर रहे हो, इतना पूछ रहे हो तो ठीक है बता देता हूँ। गो रेंजर के अंदर वो जो लड़की है ना जो गो येलो का रोल प्ले करती है, क्या नाम है उसका, कायरो ऐसे कुछ है ना। तो बैंक कहता है अच्छा वो एक्ट्रेस जो सेंटाई शो में, ओहो मतलब ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन कहा जाता है ना कि जो येलो वाले सेंटाई होती है वो ज्यादातर करी लविंग टाइप्स होती हैं, मतलब उन्हें मतलब करी काफी ज्यादा पसंद होती है ना। तो गारो कहता है क्या बात कर रहे हो बूढ़े आदमी, तुम्हें तो पूरे अपडेट्स भी नहीं है, आजकल के सेंटाई शोज काफी ज्यादा अलग किस्म के होते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे होते हैं वो। तो ये दोनों यहाँ पे बात करते करते जा रहे होते हैं। दूसरी ओर हमें जेनोस और साइटामा का सीन दिखाया जाता है और जेनोस को इधर काफी बड़ा क्लैम मिलता है और साइटामा कहता है क्या बात है, ये तो हद से ज्यादा बड़ा क्लैम है यार। तो यहाँ पे ये लोग अपने घर का सामान ढूंढ रहे होते हैं और साइटामा कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सबसे पहले हमें हमारा एक पॉट मिलेगा। तो जेनोस कहता है हाँ जरूर। इसके बाद हमें उस कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कायरो, जो कि भाई वाइल्ड बीस्ट सेंटाई गाओ रेंजर में गाओ येलो का रोल प्ले करती है। और बेसिकली यहाँ पे गारो को ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये एक्ट्रेस बिल्कुल गारो की मॉम की तरह दिखाई देती है, लेकिन गारो की मॉम की तरह अच्छे दिल की नहीं है ठीक है समझ रहे हो ना, मतलब यार गारो की मॉम थोड़ी बुरी होगी यार, मतलब गारो बुरा नहीं है मतलब है ठीक है यार छोड़ो। एनीवे ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यार जो आपको हमेशा मैं बोला करता था कि नेक्स्ट चैप्टर 2 हफ्ते में आएगा, तो यहाँ पे हमें ऑफिशियल ट्वीट मिल चुका है जिसमें साफ साफ लिखा है कि अब ये सागा मॉन्स्टर एसोसिएशन का आर्क खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर आने में 1 महीना लगे करेगा। हर चैप्टर अब सिर्फ 1 महीने में आया करेगा क्योंकि अब सागा चेंज हो चुका है, न्यू सागा शुरू हो रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना तो मेरी बात। तो 2 हफ्ते में नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो आएगी 1 महीने बाद। इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग एंड तक वीडियो देखते नहीं है यार, मतलब क्यों करते हो ऐसा तुम। इसके साथ साथ एक गुड न्यूज है, ये देखो यार तुम पोस्टर देखो, और यहाँ पे ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें मिल चुका है कि वन पंच मैन सीजन 3 की कंफर्मेशन मिल चुकी है, यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। तो सीजन 3 का भी मजा मिलेगा और एनिमे के लिए अब तुम यार वेट करना शुरू कर दो क्योंकि अब एनिमे भी आने वाली है। तो यार अब काफी मजा आएगा। ये सारे फाइटिंग सीन्स तो मुझे नहीं लगता अभी इतनी ईजिली हमें एनिमे में देखने को मिलेंगे, वो डिपेंड करता है कि 12 एपिसोड आएंगे या फिर 25 एपिसोड आएंगे, वो हम वेट करके ही हमें पता चलेगा, ठीक है ना। अब यार जहाँ तक बात है 1 महीना वेट करने की, तो
मुझे पता है आप लोग नहीं कर पाओगे। इसके बाद की स्टोरी मोस्ट प्रोबेबली वेब कॉमिक जैसी ही होगी, तो आप वेब कॉमिक की सीरीज देख सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप वेब कॉमिक की सीरीज देखना शुरू करो। इसके बाद मुझे पता है, जितना सीन जो पता है वो ये है कि जब ये लोग यहाँ पे अपना सामान ढूंढ रहे होंगे तो यहाँ पे इनको मिलेगा ब्लैक स्पर्म, छोटा वाला ब्लैक स्पर्म मिलेगा, और भाई साइटामा उसको अपना पेट बना के लेके चला जाएगा घर। तो ये काफी फनी चीज है, और भी फनी चीजें होंगी। वेब कॉमिक देखो, वहां पे तो अच्छे से समझा रखा है मैंने, ठीक है, तो उसका वेट करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बात है Q&A की, तो अपने क्वेश्चंस यहाँ पे #X का इस्तेमाल करके पूछना कमेंट सेक्शन में, और जल्द से जल्द एक Q&A वीडियो आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।